तो देखिए आज का ये जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये यूनिट सेकंड का है। एमपी सेट का है ये समाजशास्त्र का। और एमपी सेट समाजशास्त्र में यूनिट नंबर जो सेकंड था वो शोध था। और मैंने शोध आपके सिलेबस के आधार पर बताया है, जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा है कि कुछ टॉपिक इसके अंतर्गत सर ने नहीं कवर किया, जैसे टाइप नहीं दिया है रिसर्च के प्रकार। अगर दिया होता तो मैं आपको बताता। जो टॉपिक आप लोगों का रह गया है उस टॉपिक को, जो विगत वर्ष में प्रश्न बनाए गए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र के, जब उनके सवालों को मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर आपको कवर कर दूंगा। यदि कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च में, तो आप ग्रुप में कमेंट करिएगा, उसकी क्लास मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल यूनिट नंबर सेकंड आप लोगों का समाप्त हो चुका है। चलिए एक सवाल देखिए आपके सामने यार, कि सामाजिक शोध के परिमाणात्मक विधि निम्न में कौन कौन सी है। अगर आपको देखो गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बेसिकली क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब यही दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग बेसिकली। ये जानते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक शोध क्या होते हैं? ये डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करने के दो तरीके हैं। डेटा एकत्र करने के और उनके विश्लेषण करने की ये तरीके हैं दो, परिमाणात्मक और गुणात्मक। बात को बड़े ध्यान समझिएगा। मात्रात्मक शोध में संख्याओं और आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मात्रात्मक को दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक, याद रखिएगा। जबकि गुणात्मक शोध में शब्दों और उसकी व्याख्या का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी के अंतर्गत कहा जाता है आपके सामने कि गुणात्मक शोध में आपसे सवाल पूछता है कि भाई बताइए किस किस अनुभव और व्यवहार के अर्थों में हम इसको समझ सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे नोट करिएगा आप सभी लोग इस परिप्रेक्ष्य में, कि संख्याओं और माप का अधिक महत्व किसमें? मात्रात्मक में। सामाजिक सर्वेक्षण को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये दूसरे पॉइंट के रूप में। तीसरा, सूचनाओं का संकलन करता है, यानी मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, संख्याओं को एकत्र किया जाता है, वो परिमाणात्मक में भी आएगा और गुणात्मक में भी आएगा। अतः विकल्प डी करेक्ट होगा। तो इस प्रक्रिया में ये बेसिकली क्या कहलाता है आपका? परिमाणात्मक शोध। और एक आता है दूसरा सवाल में देखेंगे तो सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि है। अब गुणात्मक विधि में आप ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, ये वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक एक शोध होता है, जैसे मैंने बताया ना शोध कई टाइप के होते हैं, तो शोध जो है एक वर्णनात्मक शोध होता है। वर्णनात्मक शोध में इस विधि का बड़ा ही चर्चा परिचर्चा या जो है किया भी गया है, इसी पर डिस्कशन होता भी है खासकर। तो लोगों के अनुभव और व्यवहारों को, अर्थ को समझने के लिए हम यहाँ पर गैर संख्यात्मक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, गैर संख्यात्मक डेटा का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें एक साक्षात्कार आता है, अवलोकन आता है, सामग्री विश्लेषण आता है, एक फोकस समूह आता है। परीक्षा में आप लोगों को बता दूं, सोशल वर्क यूजीसी नेट में पूछा गया था ग्रुप डिस्कशन को लेकर, या ग्रुप फोकस ग्रुप को लेकर पूछा गया था सवाल कि वह किस विधि का पार्ट था। तो ऑप्शन में गुणात्मक विधि लिखा हुआ था, ठीक है, और मात्रात्मक भी था। तो यहाँ पर सही जवाब अगर आपको बता दूं, फोकस समूह वाली प्रक्रिया में गुणात्मक विधि होता है। और खुलेआम जो सर्वेक्षण प्रश्न की बात होती है, अनुसूची की बात होती है, उसका भी प्रयोग गुणात्मक विधि में ही यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है शोध के संदर्भ में केवल गुणों का महत्व दिया जाता है। देखो केवल मैंने कहा हमेशा या केवल ऐसे शब्द जब आते हैं गलत आते हैं, लेकिन आप बताइए जरा, गुणात्मक केवल क्वालिटी पर बात करता है, यहाँ पे केवल लिखकर गलत नहीं किया है, सही किया है, ठीक है। केवल अगर नहीं लिखता, गुणों को महत्व देता है, इसका मतलब ये भी सही था, है ना। केवल लिख देने से ये स्पष्ट कर देता है पॉइंट की गुण पर ही ये बात करेगा, अदरवाइज किस पे और किसी पर बात नहीं करता। और ये बात स्वाभाविक सत्य है, संख्या पर ये जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि संख्या तो मात्रात्मक होता है। अध्ययन रत इकाइयों का वर्णन मात्र किया जाता है। देखिए जब मैंने कहा कि गुणात्मक वर्णनात्मक विधि होता है, अनुभव और व्यवहार को समझने पर एक बल देता है, तो यूनिट मतलब इकाई, आप परिवार कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, कोई वस्तु कह लीजिए, पर्टिकुलर उस पर बल देता है ये, और उसकी क्वालिटी। और ये बेसिकली आपको मैं बता दूं, गुणात्मक विधि ना भेदभाव सहित क्रियाओं को रिलेट करता है, ये है ना, परिस्थितियां भेदभाव सहित बनाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये व्यक्ति पर बल देता है। इस वजह से सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना किया जाता है।
तो जाहिर सी बात है वर्णन की बात मैंने किया है, तो वर्णन का मतलब होता है कि विवेचना करना, एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन से देना, और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए जरा, थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए आप लोगों जी जी बिल्कुल। और मात्रात्मक शोध में, है ना। तो इनके प्रश्नों का जो पैटर्न होता है सर, वो कई तरीके से बेसिकली एग्जाम में देखने को हम लोगों को मिलता है। अब ये इतना आसान आसान सवाल थोड़ी ना, अब जैसे आपसे सवाल पूछ ले कि अब आपसे मैं वन लीनियर क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जरा मुझे बताइए कि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का उपयोग कौन सा शोध करता है, इन दोनों में बताना है आपको। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का उपयोग कौन करता है, व्यक्तिपरक, अरे बताइए जल्दी करिए। व्यक्तिपरक भाई, गुणात्मक। हाँ गुणात्मक है, बोलिए ना फिर, ये गुणात्मक है व्यक्तिपरक, क्योंकि गुण पर बात कर रहा था। और वस्तुपरक दृष्टिकोण किस पर होता है बताइए, वर्णात्मक। वर्णनात्मक होता है। अच्छा, खुले वाले प्रश्न किस में होते हैं, वर्णात्मक। गुणात्मक में होता है। और मल्टीपल क्वेश्चंस वाले किस में होते हैं, जिसमें बहुविकल्पी मिलता है, वो आपका मात्रात्मक होता है, ठीक है। इस चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसकी मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया है, ठीक है। उन पीडीएफ को भी आप जरूर एक बार देखने का प्रयास करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर इसके अंतर को लेकर। नृजाति शब्द ग्रीक शब्द में एथनो से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है बेसिकली क्या होता है। मैं आप लोगों को जब नृजाति पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को कवर करवाया था और बताया भी था। तो जरा एक बार स्पष्टीकरण करें कि इस सवाल में जो एथनोग्राफी अथवा नृजाति वर्णन होता है, सामान्य रूप से लोगों और संस्कृतियों को व्यवस्थित अध्ययन से लिया गया है, ये मैंने आपको नोट करवाया है। तो जरा आप मुझे बताइए, नृजाति शब्द ग्रीक से बना हुआ है, एथनो से बना हुआ है ना, एथनो से लिया गया है, मीनिंग बताइए क्या होगा, राष्ट्र। राष्ट्र होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, विकल्प बी करेक्ट होगा यहाँ पर। यदि आप पर डे थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट क्लास लेने के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में अत्यधिक नृजाति विविधताओं वाला देश है, देश में नृजाति विविधताओं के प्रमुख आधार क्या रहे हैं, क्या रहे हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत के दृष्टिकोण से ये बातचीत आप लोगों से किया जा रहा है कि भारत अत्यधिक नृजाति विविधता वाला राष्ट्र है, जहाँ प्रजाति भाषा धर्म इसके प्रमुख आधार है। तो आप प्रजाति भाषा धर्म को लगाते हुए विकल्प आप डी को कह देना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यानी डी। सामाजिक शोध के क्षेत्र में नृजाति वर्णन को स्वीकार किया जाता है, देखिए बताइए किसमें आप करेंगे नृजाति वर्णन का स्वीकार। क्वेश्चन नंबर 5 में जवाब आपके सामने है, नृजाति वर्णन है भाई, बताइए किस शोध में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अरे वर्णात्मक विधि किसमें आप, जी वर्णात्मक विधि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाहिर सी बात है वर्णन के बारे में विचार कर रहा मेरी जाति को लेकर, तो गुणात्मक में ही मैंने अभी आपको नोट नहीं करवाया है, बताया है ना आपको, तो विकल्प बी होना चाहिए सही, यहाँ पर विकल्प बी ही सही है। नृजाति वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है, बताइए किन स्रोत में शामिल होगा नृजाति वर्णन, किन स्रोतों के अंतर्गत ये बेसिकली शामिल किया जाता है। और इसके अंतर्गत नृजाति वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, है ना, और लिखित दस्तावेज लोक कथाएं शामिल हो सकती हैं, और इसमें भाषाई विविध या वैविध्य शामिल हो सकता है। इसी में अगर हम बात करते हैं ये सभी विकल्प आ रहा है, तो आप यहाँ पर सभी को लगाना उचित समझेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है नृजाति वर्णन के ये स्रोत है ना, और मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसको 4 भागों में समाजशास्त्रीय विद्वानों ने करने के लिए डिवाइड किया था, अनुसंधानकर्ताओं ने। तो नृजाति वस्तुएं थी, लिखित दस्तावेज था, लोक कथाएं थी, और एक जो था भाषाई वैविध्य था, 4 प्रकार का था। तो जो नृजाति वस्तुएं थे, जैसे वस्तुएं नृजाति वस्तुओं के अंतर्गत लोगों के जैसे रोजमर्रा के सामान हो गए, भोजन हो गए, आभूषण हो गए, कपड़े हो गए, या अन्य संपत्ति हो गई, उनको शामिल किया गया, नृजाति वस्तुएं में रखा गया। अब शोधकर्ता इन समूहों के लोगों को जीवन शैली के विषय में महत्व के तथ्यों और आंकड़े एकत्र करता था उनके संदर्भ में, है ना भाई, कि इस तरीके की चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। लिखित दस्तावेज में
विभिन्न क्रियाकलाप समाज के संदर्भ में उसके योगदान के विषय को बनाकर समय समय पर लेखन कार्य किया जाता था उसमें। तो शोध के क्षेत्र में जब कोई शोधकर्ता नृजातीय समूह के आधार को बनाकर शोध कार्य आरंभ करता था तो उस दौरान जैसे रिकॉर्ड हो गया, डायरी हो गया, महाकाव्य की आवश्यकता पड़ती थी, तो उस क्रिया में लिखित दस्तावेज आ जाते थे। लोक कथाओं के बारे में आपने सुना भी है, नृजातीय समूहों के जो सांस्कृतिक जीवन है, जिनके एक महत्वपूर्ण भाग रहे, जिसके अंतर्गत गीत, मौखिक संवाद, ठीक है, आदि चीज़ें शामिल थी, है ना। जहाँ सांस्कृतिक क्रियाशीलता को ज्ञान मिलता है तो वो लोक कथाओं का भी पार्ट बन जाता था, क्योंकि शुरुआत में आपको देखो लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन ही बेसिकली नृजाति कहलाता है। और जो सिंपल सी बात है, जब सांस्कृतिक चीज़ों रिलेट करा दिया तो वहाँ पे लोक कथाएं करेक्ट जवाब बन जाता है। भाषाई वैविध्य का नाम आता है। भाषा का जीवन में बहुत महत्व है ना। यह वह माध्यम है जिसके आधार पर अन्य लोगों की काफ़ी विशिष्टता, पृथकता आदि का ज्ञान होता है। तो उन संदर्भ में भी ये नाम बेसिकली देखने को मिलता है। अतः विकल्प आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नृजातीय वर्णन के रूपों में शामिल किया गया है, बताइए कौन कौन से। बेसिकली दो ही प्रमुख रूप हैं और दोनों का रूप आपके सामने दिया गया है। एक यथार्थवादी नृजातीय वर्णन है और दूसरा आलोचनात्मक नृजातीय है ना। अब देखिए, जो यथार्थवादी था इसमें सामान्य रूप से पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न नृजातीय समूहों की सांस्कृतिक संरचना का वर्णन किया गया है। और सांस्कृतिक संरचना का वर्णन किसमें मिलता है? यथार्थवादी नृजाति के वर्णन में मिलता है। और आलोचनात्मक में क्या मिलेगा फिर? तो आलोचनात्मक नृजातीय वर्णन के अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के नृजातीय समूहों के विकास के उद्देश्य को केंद्र में रखा और कहा कि एक और नृजातीय समूह के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप का समाज के संदर्भ में मूल्यांकन करते हुए उनका आलोचना किया गया था। ठीक है, उनका आलोचना किया जाता है। आलोचना का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। आलोचना का मतलब जैसे अपनी बातों को साबित करना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि समाज और सरकार दोनों के द्वारा बेसिकली जीवन यापन कर रहे जो विभिन्न नृजातीय लोग हैं, उनके विकास में क्या किया गया है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो एक तरफ देखिएगा कि सरकार के द्वारा किस तरीके से क्रियाएं चल रही है, तो दूसरी तरफ देखेगा समाज में किस तरीके से क्रियाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो जब हम आलोचना करते हैं तो वहाँ दो बातें बनती है, एक समानता की बनती है, एक असमानता की बनती है कि नहीं। आलोचनाओं का आशय बेसिकली इसी शब्द को दर्शाता है। ठीक है, अपनी बातों को साबित करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए। नृजातीय वर्णन के अंतर्गत आते कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व किया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप क्या कहेंगे? परिकल्पनाओं को अधिक महत्व दिया गया है क्या नृजातीय वर्णन में? दूसरा कहा गया कि सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण पर अधिक महत्व दिया गया है। ए और बी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ विकल्प क्या होना चाहिए? से बी या सी? देखो, इसके अंतर्गत परिकल्पनाओं के परीक्षण के स्थान पर क्या किया गया है? परिकल्पना का अधिक महत्व नहीं दिया गया, तो परिकल्पना के स्थान पर क्या किया गया है बताइए? सामाजिक घटना की खोज की गई है। अब बताइए, सामाजिक घटना की खोज की गई है, तो परिकल्पना वाला ऑप्शन गलत हुआ या सही? मैंने कहा कि परिकल्पना के परीक्षण के स्थान पर सामाजिक घटनाओं की खोज की गई है, ये विकल्प आपका सही हो जाता है। और फिर सामाजिक घटनाओं का जब मैं यहाँ पर खोज करने की बात कर रहा हूँ तो इसको अधिक महत्व दे दिया यहाँ पर, और विकल्प सही हो जाएगा आपका केवल बी वाला, केवल बी वाला। तो परिकल्पना क्या था? परिकल्पना के बारे में जिक्र यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के नाम से जाना जाता है? तो ये सवाल है आपके सामने। आप सामाजिक सर्वेक्षण विधि कह सकते हो, क्योंकि वही शब्द है जो दूसरे नाम से रिलेट कराया जाता है। यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभर के सामने आया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित और उसके अध्ययन के रूप में एक प्रणाली बनी। अब बता सकते हो आप इनमें से कौन सी प्रणाली थी? सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक या भौगोलिक? वैज्ञानिक सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत यहाँ आपका विकल्प जो जा रहा है वो वैज्ञानिक की तरफ जा रहा है। तो अगर आप वैज्ञानिक बोल रहे हैं तो आप सही जवाब दे रहे हैं मुझे। यहाँ सर्वेक्षण विधि की प्रक्रिया में वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रणाली मानी गई थी। ठीक है, सर्वेक्षण विधि जो सामाजिक घटना की व्यवस्थित और सामाजिक अध्ययन
के रूप में या वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में एक प्रणाली के रूप में उभर के आई थी, और विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आता है, किसका ये कथन है कि श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्या संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण का पार्ट है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। श्रमिक वर्ग दिया गया है। अब श्रमिक वर्ग लिखा हुआ है तो किस विद्वान का नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना उचित रहेगा, बताइए। वेल्स वेल्स महोदय ने यहाँ पर श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय और प्रकृति और समस्या के संबंध में तथ्य खोजने वाले अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं, ये परिभाषा बताया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करते हैं बर्गेस का नाम, तो बर्गेस महोदय ने किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास के रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करके बताया था। ये भूमिकाएं उनके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, सर्वेक्षण के दृष्टिकोण में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या बन सकता है। मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है, ये बात आपको पता हो गया, और इसमें निश्चित भौगोलिक सीमा के समुदाय अथवा समूह का अध्ययन होता है। ये दूसरी बात मैंने भी ऊपर करेक्ट कर दिया था। तीसरी बात कहा कि इसका मुख्य संबंध बेसिकली संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं को खोज करने से संबंधित है, और जब आप सामाजिक समस्याओं को खोज करने से संबंधित बताते हैं तो उसके अंतर्गत कारणों का अध्ययन किया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक सुधार और उपचार से संबंधित बन जाता है। सामाजिक सुधार और उपचार से, देखिए सामाजिक सुधार की बजाय अगर मैं आपसे कहूँ उपचार आ जाए ऑप्शन में, तो इसका मुख्य उद्देश्य उपचार भी रहेगा सामाजिक सुधार के बजाय। ठीक है, तो विकल्प आपका केवल ए वाला करेक्ट होगा, उपचार भी सही माना जाएगा और सामाजिक सुधार भी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्नलिखित सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र और विषय वस्तु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्षेत्र और विषय वस्तु पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था विषय क्षेत्र के आधार पर जनगणना सर्वेक्षण और निर्देशन सर्वेक्षण का पार्ट आता था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्षेत्र पूछा गया, क्षेत्र और विषय वस्तु। ठीक है, तो विषय वस्तु के आधार पर जनमत सर्वेक्षण और बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, ठीक है, वो चीज़ें शामिल किया गया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सामाजिक क्या पर्यावरण उसमें शामिल रहेगा, जनसंख्यात्मक विशेषताएं शामिल रहेंगी, विचार या एटीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं मनोवृत्तियाँ, क्या वो शामिल रहेंगी। तो मेरे कहने का जो आशय बनेगा इस पॉइंट, वो विकल्प आपका डी बनेगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत होंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए सतर्क करता है, बताइए वो क्या होना चाहिए। देखिए ऐतिहासिक विधि के एक संबंध में भूतकाल के अनुसंधान से होता है, भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है कि नहीं। ये मैंने आप लोगों को पहले वाले जो हमारी लास्ट क्लास हुई है उस पर मैंने जिक्र किया है। तो सिंपल सी बात है, वर्तमान को समझना और भविष्य को सतर्क करना, और बेसिकली यहाँ पर पूछा गया मूल उद्देश्य, तो उसका संबंध ही बेसिकली भूतकाल से है, अतः विकल्प आपका सी माना जाएगा। ऐतिहासिक है, इतिहास की जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो पास्ट की होती हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में जो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। इसके कितने पद हैं या चरण है, यहाँ देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ये सभी तो माने जाएंगे, लेकिन इसकी जगह पर PhD कैग आर याद रखिएगा आप लोग, कैग। ठीक है, कैग आर करके याद रखिएगा। P से प्रॉब्लम की बात करेगा, और H से हाइपोथेसिस, D से डिज़ाइन, C से कलेक्शन, A से एनालिसिस और G से जनरलाइजेशन, R से रिपोर्ट। ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी सवाल अगर बनता है तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ विकल्प आपका जो माना जाएगा वो विकल्प होगा आपका D वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, बताइए। अगला सवाल आपके सामने कहता है ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत मुख्यतः कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया, कितने भागों में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है। किसको, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पे स्रोत को बताते हुए
दो भागों में डिवाइड किया है। दो भाग जानते हैं कौन कौन सा होगा? एक प्राथमिक बनेगा और दूसरा द्वितीयक बनेगा। प्राथमिक स्रोत में बेसिकली अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा संपर्क करके तथ्यों को कलेक्ट करता है, वो प्राथमिक कहलाएगा, जहां आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस संदर्भ में। और जो गौड़ होता है जिसे द्वितीयक कहते हैं हम लोग, इसमें ना साक्ष्यों के प्रमुख स्रोत बेसिकली, प्रमुखता का मतलब प्राथमिक संपर्क ना होने के बजाय, अगर मैं आपसे यहाँ पे कह लूँ कि घटना के समय की जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, जिसमें मतलब व्यक्ति वहाँ उपस्थित था, वहाँ क्या कर रहा था या क्या लिखा, इस तरीके की एक प्रकार से द्वितीयक में ना वर्णन की विशेषता बताने लगे, किसी परिस्थिति के बारे में डीपली चर्चा होने लगी, वो गौड़ का पार्ट बन जाता है, वो द्वितीयक का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य के स्रोत के अंतर्गत निम्न में से प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल देखो, न्यायालयों के निर्णय आपके हो जाएंगे, एक आत्मनियंत्रण आत्मचरित्र वर्णन हो जाएगा, और एक अभिलेख हो जाएगा, अधिकार पत्र भी हो जाएगा, घोषणा पत्र भी हो जाएगा, ठीक है, कार्यालय संबंधित अभिलेख हो जाएगा, इतिहास इतिहार, ठीक है, जिसे इतिहार का मतलब बेसिकली क्या होता है? इतिहार का मतलब कि डेटाओं को जो रखा गया है ना, आप ग्रंथ में उन क्रियाओं को, और विज्ञापन पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, ये सभी प्राथमिक स्रोत के एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐतिहासिक अनुसंधान का आरंभ करना और विविध ढंग से कार्य करने के लिए इन साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इस प्रक्रिया में। और विकल्प आपका डी सही जाएगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत इसमें निम्न में से कहा गया अनुसंधान के क्षेत्र कौन सा है? अनुसंधान का क्षेत्र आपको बताना है, रिसर्च का क्षेत्र। अब रिसर्च का कौन कौन सा क्षेत्र होता है? रिसर्च का क्षेत्र कौन कौन सा होता है? तीनों हो गए। इसमें आपने कहा कि तीनों होता है, विकल्प डी। आपने संस्थाओं के द्वारा किया गया कार्य, बड़े शिक्षा शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का विचार, शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, उपर्युक्त सभी आपका माना जाएगा यहाँ पर एक अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में। बिल्कुल विकल्प आपका डी वाला ही सही जाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में महत्व को प्रदर्शित करता है, उसके इम्पोर्टेंस को यह क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो विकल्प आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? 19 वाले में अतीत के आधार पर वर्तमान को जानना, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंस पर बात करेगा। परिवर्तन की प्रकृति पर बात करेगा, बिल्कुल ये भी बात सही माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन करना, और एक होता है व्यवहारिक उपयोगिता भी, चार होते हैं, एक व्यवहारिक उपयोगिता भी इसके महत्व पर बल देता है। अतः मैं विकल्प डी आप लोगों से कहूँगा कि इसको लगाइएगा। यह अनुसंधान विधि का एक महत्व है, उस महत्व के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। वर्तमान का ज्ञान, ठीक है, और परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायक का होना, ठीक है, अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, ऐसे शब्द बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, इस सवाल का जवाब बताइएगा। जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले समानताओं और असमानताओं की तुलना करके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? सामाजिक घटनाओं के बीच में पाए जाने वाली, बताएं भाई, विकल्प कौन सा सही जाना चाहिए? डी भी तुलनात्मक विधि है ना, तुलनात्मक विधि या तुलनात्मक मेथड या कंपैरेटिव मेथड या पद्धति के रूप में हम लोग जानते हैं इसे। और विकल्प आपका जो जाएगा वहाँ बी वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। वह कौन सी विधि या पद्धति है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सामाजिक तथ्य और इकाई या समुदाय का अध्ययन का आधार मानते हुए एक दूसरे की तुलना की जाती है? वह जवाब आपको देना है कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तुलनात्मक विधि, बिल्कुल आपका यहाँ पर स्टेटमेंट ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ
तो तुलनात्मक पद्धति विश्लेषणात्मक का तात्पर्य केवल सामाजिक घटनाओं के बीच में तुलना करने से ही नहीं बनता है, केवल तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए। और जब इस तरीके की बात आती है तो वो गिन्सबर्ग महोदय ने अपनी परिभाषाओं के रूप में जो है स्पष्ट करते हैं। सामाजिक तथ्य और इकाई समुदाय का अध्ययन को आधार मानते हुए एक दूसरे की तुलना की जाती है, तो वहाँ बेसिकली क्या कहलाती है, तुलनात्मक पद्धति कह लीजिए या तुलनात्मक विधि कह लीजिए, बात एक ही है। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो उसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो तो इसे क्या कहेंगे, आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 22, आपका जवाब क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से आपने कुछ लोगों को निकाला यानी 10 लोगों को, तो ये इकाई के रूप में हुआ, इसे व्यष्टि कहा गया। तो यह इकाई का चयन हुआ, तो बताइए जरा, समाज और समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो रहा है तो इसे हम क्या नाम देंगे। सैंपल है, ये इकाई है, व्यष्टि है, और विकल्प क्या होगा आपका, निदर्शन प्रतिदर्श। बी निदर्शन प्रतिदर्श यहाँ निदर्शन। होना चाहिए, प्रतिदर्श का मतलब भी वही चीज़ें होती है, निदर्शन का मतलब भी वही होना चाहिए। विकल्प होना चाहिए थे ए और बी, ठीक है, यहाँ दोनों सही होंगे, पहला भी सही जाएगा और बी वाला भी सही जाएगा। प्रतिदर्श है ना, प्रतिदर्शन लिखा हुआ है, सॉरी प्रतिदर्शन नहीं होगा, प्रतिदर्श होगा, है ना, दर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रतिदर्श अगर होता तो सही आता, इसलिए गलत करिए इसे, ये ठीक है, समझ में आया। विकल्प आपका कौन सा सही आएगा, प्रतिदर्शन नहीं होता, बी केवल बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, किस विधि या पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई के संपर्क या इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं। ये सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, विकल्प आपका होगा जनगणना पद्धति। क्या होगा यहाँ पर विकल्प, जनगणना पद्धति। तो ये परिभाषा है, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियों का उपयोग जब किया जाता है तो प्रत्येक इकाई के संपर्क में जब वो आता है तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो उसे जनगणना पद्धति कही जाती है। हालांकि ये बेसिकली सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियां अपनाई गई हैं, एक जनगणना पद्धति है तो दूसरा निदर्शन पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, विकल्प आपका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है। ये परिभाषा आसान है, आप लोग बता दोगे। बुद्धे एवं पहला आपका सही जवाब चला जाएगा, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किसका कथन है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। ये किस विद्वान के द्वारा परिभाषा दी गई है निदर्शन में, ठीक है। ये निदर्शन की एक बेसिकली परिभाषा है, और निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो इकाइयों के एक समूह को निश्चित प्रतिशत का चयन करती है या चुनाव करती है, तो परिभाषा बोगार्ट्स का बनता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो है और भी विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे एक नाम आता है, अगर हम बात करते हैं सिन पाओ पेंग का नाम, ये सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश बताया था इसने। पीवी यंग ने एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है, ये पीवी यंग ने बताया था, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आता है, किसका मत है कि सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि। हाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया भी है, आप बता सकते हो, सिन पाओ पेंग का नाम, विकल्प आपका पहला सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सरल और सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। निम्न में से निदर्शन पद्धति की कौन सी विशेषताएं इसमें शामिल होगी। निदर्शन की विशेषताएं अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे भी सकते हैं मुझे। एक तो विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन आपका शामिल रहेगा, दूसरा प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन शामिल रहेगा, तीसरा निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन भी शामिल रहेगा, सूचनाओं की प्राप्ति की सुविधा भी शामिल रहेगी, प्राप्त सूचनाओं का निरीक्षण करना या पुनः परीक्षण करना वो भी एक प्रकार से उसकी विशेषता मानी जाती है। अतः विकल्प यहाँ पर जो बन रहा है वो डी वाला का सही बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं निदर्शन के चयन में समस्याओं के अनुरूप अनेक प्रणालियां जो है प्रचलित है। ठीक है, निम्न में से इसकी कौन सी प्रणालियां इसमें शामिल रहेंगी? ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, समस्याओं के अनुरूप की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये जब भी हम बात करते हैं समस्याओं के अनुरूप ना, तो आपको केवल प्रोबेबिलिटी सोचना होगा, है ना। अनुरूप प्रतिकूल अगर मैं कहता या प्रतिरूप अगर मैं बोलता तो समस्या के प्रतिरूप, या तो इसका मतलब बन रहा है कि वो भेदभाव रहित सहित क्रियाएं बन रही हैं। ठीक है, तो वो असंभाव्य बन जाता। अब देखिए, यदि आपको पता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन और स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तरित निदर्शन, ये सभी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। समस्याओं के अनुरूप के परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया ना निदर्शन के प्रकारों के बारे जी में, जी तो जी। पर ये चीज़ें बन जाता है ना, विकल्प यहाँ पे सभी हो जाएंगे। वह प्रचलित विधि जिसके उत्तर या सूचना प्राप्त करने के लिए साधारणतः प्रश्नों की जो सूची तैयार की जाती है ना, उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रश्न वाली 20 उसका क्या नाम देने वाले हैं आप? प्रश्नावली नाम देने वाले हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, प्रश्नावली ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। किस समाजशास्त्री विद्वान ने प्रश्नावली को एक विशेष प्रकार की अनुसूची कहा है? किस विद्वान ने इसे एक विशेष प्रकार की अनुसूची माना है, जो स्वरूप एवं संरचना की दृष्टि से तो एक दूसरे से समान है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से वो भिन्न है। बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको अंतर भी बताया था अनुसूची के और प्रश्नावली के। और ये जी। कहने वाला कौन विद्वान है? लुंडबर्ग। हाँ, लुंडबर्ग का नाम आता है, ये विकल्प आपका सही चला। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में बोगार्ट। बोगार्ट्स का। सामान्य रूप से प्रश्नावली का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति से है, और जिसमें एक पात्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। ये बात आ रही है किसमें? प्रश्नावली के अंतर्गत, अनुसूची के अंतर्गत। और इसका जी। क्या बनना चाहिए? क्वेश्चन ए नंबर 2 का गुड। गुडेन हार्ट का नाम आएगा सर। किसका नाम बनेगा यहाँ पे? गुडेन हार्ट का नाम बनेगा। विकल्प यहाँ जो जाएगा आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से प्रश्नावली के तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति से माना जाता है, और जिसमें एक पात्रक का प्रयोग किया जाता है और जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली के ही पार्ट माना जाता है ना, स्वयं भर रहा है उत्तरदाता। फीडबैक आप खुद भर रहे हो, ठीक है, खुद भर रहे हो। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33। निम्न में से प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली को कौन कौन सी श्रेणियां मानी जाती हैं? डी। प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली। विकल्प आपका यहाँ पर तीनों विकल्प आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करता है 34। प्रश्नों की वह लिखित सूची जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्र करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? विकल्प आपका अनुसूची। अनुसूची तथ्यों की संकलन एक विधि है, और अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में अनुसूची प्रश्न प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक है, और अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है। विकल्प आपका कहलाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता है? 35 में विकल्प आपका प्रश्नों का उचित क्रम में रखना, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न बनाना, क्रॉस प्रश्नों की व्याख्या करना, और विकल्प आपका बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36। अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप से या वैश्विक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। ये किसने लिखा है अनुसूची की परिभाषा में? बोगार्ट्स का नाम आएगा। विकल्प आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर गुड्डे हार्ट ने ऐसे प्रश्नों की समूह का नाम दिया है जिसमें साक्षात्कारता अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछता है। ठीक है, आमने सामने की स्थिति में, तो वो गुड्डे हार्ट का नाम आएगा। हालांकि इस विकल्प में अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
36 में, तो ए वाला विकल्प आपका सही जाएगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पीवी यंग के कितने प्रकार से अनुसूची का उल्लेख किया गया है? निम्न में से आपको चुनाव करना है कि विकल्प कौन सा सही माना जाएगा। कितने प्रकार के सर डी अनुसूची का उल्लेख किया गया? डी सर। और बिल्कुल, यहाँ अगर अनुसूची की बात अगर हो रही है तो अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेखन अनुसूची और एक और होता है, उसका नाम है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये 4 प्रकार का किसने बोला है? पीवी यंग। पीवी यंग ने। इसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान और संभावित विज्ञान है। ये शुरुआत में भी मैंने आप लोगों को बताया था सांख्यिकी के बारे में। बोडिंगटन। बोडिंगटन का नाम आता है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है सर। यहाँ पर विकल्प डी वाला सही जवाब, बोडिंगटन। क्वेश्चन नंबर 39। आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किस तथ्यों के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 39। डी सर। बिल्कुल, संख्यात्मक स्वरूप, व्यक्तिगत ज्ञान और साथ संबंध, विकल्प आपका डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40। यद्यपि सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं शामिल किया गया है इसके अंदर? डी। केवल समूहों का अध्ययन हो गया, आंकड़ों में सजातीयता हो गया, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन हो गया, उपर्युक्त सभी यहाँ पर विकल्प बनना चाहिए। डी वाला विकल्प सही रहेगा कि यद्यपि सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं, कौन सी सीमाएं रिप्रेजेंट करती है, वो जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, सभी के सभी विकल्प आपके करेक्ट माने जाएंगे। एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरांचल। अपराध। सांख्यिकी के 2 रूप होते हैं। अपरांचल सांख्यिकी के 2 रूप होते हैं या 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो एक वर्णनात्मक सांख्यिकी होता है, एक अनुमानिक होता है। तो विकल्प क्या बनेगा? डी डी। ठीक है, डी सही है। सांख्यिकी की प्रमुख विशेषता में शामिल बताइए क्या है? सर डी हमें। बिल्कुल, यहाँ तथ्यों का समूहीकरण करना, तथ्यों के संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण करना, आंकड़ों का विशुद्ध रूप में लेना, ये सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। सांख्यिकीय विश्लेषण समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, सही है। फिर व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होता है, सही है। पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान की जाती है, ये भी विकल्प आपका सही है। अतः मैं कह सकता हूँ विकल्प डी सही माना जाएगा। निम्न में कौन सांख्यिकी विधियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 44। सांख्यिकी विधियाँ कौन कौन सी है? देखिए, सहसंबंध भी माना जाता है, माध्यिका भी माना जाता है, काई उपाय होता है, और आपका डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट माना जाएंगे सभी के सभी। सांख्यिकी विधियाँ के रूप में ये जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं? व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं, बताइए। व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। वह एक वर्णात्मक होगा, दूसरा अनुमानिक होगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, बताइए? सी विकल्प बन रहा है। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, जो अपरांचल है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है सांख्यिकी, वह व्यवहारिक सांख्यिकी है। और व्यवहारिक सांख्यिकी के ये 2 प्रकार हैं, ठीक है। किसने कहा कि अवलोकन सभी प्रकार की इंद्रियां ग्रह विषय वस्तु को अवलोकन है? ये डेफिनेशंस हैं और ये ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अवलोकन सभी प्रकार के इंद्रिया ग्रह विषय वस्तु का आलेखन है या अवलोकन है, तो वह नाम आ जाएगा गालटुंग का नाम। क्या नाम आ जाएगा? गालटुंग का नाम आ जाएगा। यहाँ पर सही जवाब यही माना जाएगा।
सीए मोजर ने कहा था कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कान और कानों एवं वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक उपयोग होता है, आँखों का अधिक उपयोग होता है। ये अवलोकन की परिभाषा बताया था सीए कोजर महोदय ने। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक उपयोग होता है, ये किसने कहा है? तो अभी भी मैंने बताया, बी तो बता सकते हो। सॉरी, यहाँ पर क्या नाम दोगे? सीए मोजर इधर भी लिखा है। जी। सर डी में भी मौजूद जो सर पूरा नाम इधर ए में लिखा था। हाँ, इसमें शॉर्ट में लिख दिया है ना, जी पूरा नाम लिखना चाहिए था। तो अब मैं प्राथमिकता पूरे नाम की तरफ देना जी है ना, इसलिए विकल्प आपका ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है ना, जी 48। मानव इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं गहन अध्ययन को क्या कहते हैं, जो ज्ञान ग्राहक की मौलिक विधि है? ठीक है, क्या कर रहे हो? बी सर अवलोकन। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 48 में, तो विकल्प बन जाएगा आप लोगों का बी वाला ऑप्शन बनेगा, अवलोकन। ठीक है, मानव इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष और गहन अध्ययन को कहा जाता है ज्ञान ग्राहक संग्रह की मौलिक विधि, वो आपका बन जाता है अवलोकन। निम्न में से कौन अवलोकन के प्रकार हैं? अवलोकन विधि के इसने कहा है टाइप के रूप में, इसके कई प्रकार हैं। एक देखिए, बेसिकली अवलोकन व्यवस्थित अवलोकन हो जाएगा, दूसरी बात करते हैं सहभागी अवलोकन हो जाएगा, क्षेत्र अवलोकन हो जाएगा, जी वाला अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन होता है, ठीक है, असहभागी अवलोकन होता है, कई टाइप के होते हैं। देखो, जो व्यवस्थित अवलोकन होता है उसे हम लोग वैज्ञानिक विधि में तथ्य संकलन में प्रयोग करते हैं, व्यवस्थित अवलोकन को। और जो सहभागी अवलोकन होता है, अवलोकनकर्ता तथ्य संकलन के लिए समूह का ही एक सदस्य बन जाता है, भले ही वो अस्थायी का पार्ट क्यों ना हो। सहभागी में एक असहभागी अवलोकन होता है, इसमें बिना समूह की गतिविधि में भाग लिए एक वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में जब तथ्य संकलित किया जाता है तो उसे असहभागी अवलोकन का पार्ट कहा जाता है। एक क्षेत्र अवलोकन होता है जो नियंत्रण और स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है, ठीक है, वह क्षेत्र अवलोकन का पार्ट माना जाता है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का भी डेफिनेशन बनता है। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस पद्धति में या पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण करके तथ्यों को संकलित करता है? तो वो विकल्प क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर अवलोकन। अवलोकन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो अपने बारे में या अपनी समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है, वो बताइए क्या बनेगा? साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या बन जाएगा? साक्षात्कार बन जाएगा। तो साक्षात्कार का सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं, इंटरव्यू का। और मैं आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। और साक्षात्कार सम्मुख वार्तालाप विनिमय है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से सूचना प्राप्त करता है, वो भी साक्षात्कार का ही पार्ट बनता है। सर 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 प्रक्षेपण एक उसके बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? प्रक्षेपण। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप लोगों के पास क्लियर है? आ रही सर, जो स्टेशन आपको नहीं सर प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 50 में है। हाँ, ऑप्शन है प्रक्षेपण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 में आपने कह रहे हैं प्रेक्षण क्या होता है सर, यही पूछ रहे हो? हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए सर, प्रेक्षण बेसिकली हम एक शब्दों में अगर बात करें, सिंपल शब्दों में, तो सामने की ओर किसी क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से सामने की ओर रखना, कहने का आशय जो है प्रक्षेपण एक ऐसा शब्द है जो रक्षा युक्तियों के रूप में रिप्रेजेंट होता है, जो एक गुणांक यानी कार्यात्मक का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, उनके मानक को यथासंभव के रूप में रखने की बात। तो आपने एक नाम सुना होगा सिगमंड फ्राइड का,
तो प्रक्षेपण जो है बेसिकली उनकी एक रक्षा युक्ति थी, और उस रक्षा युक्ति में प्रक्षेपण में जैसे विधियां होती है, प्रक्षेपण की कुछ विधियां होती है, ठीक है, उस विधियों के माध्यम से जो है समाज में हम उस व्यक्ति को उसके मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग दूसरों को वही बताते हैं जो उनके मन में है, वो प्रक्षेपण है। मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग दूसरों को वही बताते हैं जो उनके मन में है, और यही बात बेसिकली कहा गया रक्षा युक्ति के रूप में। तो इस संदर्भ में ये चीजें बनती है प्रक्षेपण, इसको क्या बोला जाता है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द आता है अवबोधन। अवबोधन का मतलब होता है सर, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अवबोधन में, तो आप ये बात ध्यान जरूर रखिएगा कि ज्ञान, अर्थ, ठीक है, ग्रहण करना, विचार करना, समझना, किसी वस्तु को परिचित होना, किसी वस्तु की विशेषता या प्रकृति से परिचित होना, भाषा में किसी शब्द के अर्थ को समझाना, किसी तथ्य के स्पष्ट रूप को जानना, उस क्रिया को अवबोधन कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। एक शब्द आता है अर्वचन, एक शब्द आता है अर्वचन शब्द। अर्वचन बेसिकली प्रवचन शब्द का पार्ट बनता है। क्या बनता है? प्रवचन शब्द का पार्ट बनता है। और मेरा कहने का आशय अगर मैं आप लोगों से इसके संदर्भ में बताता हूँ, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, इस कंडीशन को क्वेश्चन नंबर 50 में इस शब्द को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन, मतलब व्याख्या, मतलब विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति, अर्वचन, ठीक है। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति को ही हम लोग बोलते हैं अर्वचन। अंडरस्टैंडिंग इसको बोलेंगे, मानसिक प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहेंगे। अवलोकन तो आपके सामने सामाजिक घटना के बारे में वस्तु को यथार्थ को रिलेट कराएगा, तो उस संदर्भ में नाम आता है अवलोकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, वह व्यवस्थित प्रविधि है, वह व्यवस्थित प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन 52 विकल्प बन जाएगा आपका साक्षात्कार, यानी विकल्प डी। किसके अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया मानी गई है? मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया मानी गई है, किसके अनुसार? गुड एंड हार्ड। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये बात सत्य है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पीवी यंग ने साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है, ना कि विज्ञान है। इसने बोला है कला है, ना कि विज्ञान है, ना कि विज्ञान है। ये किसने बोला? पीवी यंग ने बोला है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है 54 में, किसने कहा कि साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, किसने बोला है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जॉन जी डार्लिंग, ठीक है, विकल्प डी होगा, विकल्प डी। किसने कहा साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है, ना कि विज्ञान? बताइए, तो अभी बताया मैंने, पीवी यंग। पीवी यंग का नाम आएगा डी विकल्प। निम्न में बताना है कौन सा साक्षात्कार का प्रकार है? साक्षात्कार के प्रकार यानी इंटरव्यू के टाइप बताए गए हैं 56 में। क्या बताएंगे? कार्यों के आधार पे, उत्तरदाता के संख्या के आधार पे, अध्ययन पद्धति के आधार पे, अतः विकल्प का करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 57, गहन सूचनाओं का संकलन, लचीला, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर इत्यादि किस पद्धति के महत्व व गुण को दर्शाता है? यह है क्वेश्चन नंबर 57। तो वह क्या आंकड़ा विश्लेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंकड़े विश्लेषण कहलाएगा। आंकड़ा विश्लेषण की ये डेफिनेशन है। जब किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है
तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या नाम देंगे? जब व्यक्ति और संस्था समुदाय का अध्ययन व्यापक लेवल पर आप करोगे तो उसका क्या नाम आप देना उचित समझोगे? तो वह बेसिकली वैयक्तिक अध्ययन का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? वैयक्तिक अध्ययन का पार्ट बनेगा। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित रूप सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री के द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ वैयक्तिक अध्ययन की बात हो रही है। हार्वर्ड स्टेशन हर्बर्ट देखिए स्पेंसर का नाम आप ले रहे हैं। देखिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के व्यवस्थित रूप से सबसे पहले प्रयोग प्रसिद्ध करने वाला जो विद्वान था वो हर्बर्ट स्पेंसर का ही नाम था। अब हर्बर्ट स्पेंसर के बाद अगर हम बात करते हैं, इसे एक पारिवारिक के रूप में, विधि के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसका नाम था लेप्ले। क्या नाम था? लेप्ले। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 60 में, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में किसने कहा कि वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना, एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग हो सकता है? ये किस विद्वान के द्वारा परिभाषा दी गई है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो F.H. गिडिंस का नाम आ जाएगा और ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। कौन सी धारणा है कि जो केवल तथ्य संकलन की प्रविधि नहीं है बल्कि यह किसी इकाई के विभिन्न पक्षों और तथ्यों का संग्रह, संगठन एवं विश्लेषण करने की संपूर्ण विधि है? तो विकल्प क्या बनना चाहिए? वैयक्तिक अध्ययन बनना चाहिए। ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वैयक्तिक अध्ययन में सूचना संकलन के स्रोत हैं? वैयक्तिक अध्ययन के सूचना कलेक्ट करने की कौन कौन से स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं? साक्षात्कार है, अनुसूची है, अवलोकन है, प्रश्नावली भी आ जाएगी और आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तर्कशास्त्र, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 में वो बेसिकली तर्क कहलाता है, निर्वचन शब्द को संबोधित करता है ना? तो इस क्रिया में इसका नाम बेसिकली प्रस्तुत होता है। ठीक है, निर्वचन मतलब तर्क होता है। किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को निर्वचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया का प्रयोग तर्कशास्त्र, गणित, कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है ना? समाजशास्त्र में इसका शोध और अनुसंधान कार्य में डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत इसी निर्वचन शब्द का यूज किया जाता है। निर्वचन का मतलब होता है तर्क, इंटरप्रिटेशन होता है। हमने लास्ट टाइम में कल बताया भी था आप लोगों को क्लास समाप्त करने के दौरान। वह प्रविधि क्या है जिसके माध्यम से किसी भी लेखक द्वारा लिखे गए टेक्स्ट का वास्तविक अर्थ निरूपण, अर्थ का मतलब निरूपण, और उसके द्वारा लिखी गए भाषा में ही करने का प्रयोग किया जाता है या प्रयास किया जाता है? निम्न में कौन सा विकल्प होना चाहिए? आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि जिसके माध्यम से लेखक के द्वारा लिखी गए टेक्स्ट वास्तविक अर्थ में उसके द्वारा लिखी गए भाषा में करने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब वो एनालिसिस कर रहा है, वो किसका? डेटा का एनालिसिस। वह परिस्थिति जिसमें प्रतीक, भाव भंगिमाओं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में हो, जिससे हम वास्तविक परिस्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो आंकड़ा विश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? आंकड़ा विश्लेषण। किस विधा के रूप में बहुत अधिक दक्षता एवं कौशल की आवश्यकता होती है? किस विधा में, किस व्यवसाय में? विधा का मतलब व्यवसाय होता है। प्रतिवेदन लेखन में भाई अधिक दक्षता कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, आपका विकल्प बी में। निम्न में कौन सा प्रतिवेदन का मुख्य भाग है? प्रतिवेदन का कौन सा मुख्य भाग है? रिपोर्ट राइटिंग इसको कहा जाता है। बताइए मुख्य भाग कौन सा है? डी सर। क्वेश्चन नंबर 67 में आप जवाब दे सकते हो डी कि समस्या का कथन, अध्ययन की परिसीमन और परिकल्पना का कथन। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा डी। ठीक है, तो देखिए प्रतिवेदन का मुख्य भाग बेसिकली कई एक प्रस्तावना के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। ठीक है, प्रस्तावना भी शामिल है इसमें, अध्ययन की अभिकल्पना भी शामिल है, आंकड़ों का विश्लेषण भी इसमें शामिल है, व्याख्या भी इसी में शामिल है। ठीक है, कई क्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। शोध प्रतिवेदन के लास्ट में जो है प्रारूप बनाया जाता है, उसी के संदर्भ में ये सवाल है। निम्नलिखित में से असत्य को पहचानना है, गलत चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करनी है,
इसमें गलत कौन सा है, ठीक है, इसमें गलत कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है, गलत। तो सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से अनेक विधियों को अपनाते हैं जिसमें प्रमुख सामाजिक गणना होती है। मुख्य रूप से अनेक विधियां अपनाते हैं जिसमें प्रमुख सामाजिक गणना होती है। पहली हमें गलत बताना था और यही आपका गलत है। सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से अनेक विधियों को अपनाते हैं जिसमें सामाजिक गणना होती है। जरूरी ये नहीं कि वो सामाजिक गणना ही हो तभी हम उस विधि को अपनाएं, है ना। लेकिन दूसरे देखिए, जिस समाज या समूह के गुणों को प्रतिनिधित्व होता है तो उसे हम लोग निदर्शन कहते हैं। समूह के गुण वगैरह जहाँ मिल जाते हैं वह प्रतिनिधि होना मतलब रिप्रेजेंट करता है किसी एक पॉइंट को, और उसे निदर्शन कहते हैं, निदर्शन कहते हैं, निदर्शन। और दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है जिसमें सरल दैव निदर्शन होता है, अस्तरीय दैव निदर्शन होता है। और देखो ये आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी के जो टाइप है ना, प्रोबेबिलिटी सैंपल का, वो यहाँ पर दे दिया है। और ये आपका तीसरा वाला भी सही होगा और दूसरा वाला भी सही है। चौथा वाला करा, यदि निदर्शन पूरे समूह में लक्षण का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लक्षण नहीं दिखाता है, तो इससे प्राप्त निष्कर्ष क्या होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। ये भी बात सत्य है। हमें असत्य ढूंढना था, असत्य केवल पहला है, ठीक है। ऑप्शन 69, निम्नलिखित कथनों में असत्य को अगेन आपको पहचान करना है 69 में कि असत्य कौन सा है 69 में। अब ये असत्य ऐतिहासिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में है। ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। देखो एक सवाल था, आपने लगाया भी था वैज्ञानिक विकल्प। और ऐतिहासिक अनुसंधान का नियम धारणा होती है जिसमें आर्थिक राजनीतिक, देखिए यहाँ पर ये विकल्प यहीं पे गलत हो गया, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में पहचाना जाता है, ये गलत है, ठीक है। ये आपका ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पॉइंट नंबर जो 2 है, ये सेकंड वाला पॉइंट आपका गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत, ठीक है। ये भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना, भविष्य के लिए सतर्क करता है, ये एक प्रकार की क्रिया इसके अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना की इस पर जाँच भी होती है। और इसमें जो है अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान की प्रकृति को समझने में सहायक, अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, व्यवहारिक उपयोगिता इत्यादि जैसी चीज़ें भी आ जाती हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना, ये सही हो जाएगा। और अतीत का वर्तमान भविष्य संबंध और वैज्ञानिक जिज्ञासा को शांत भी करता है, ये भी सही आपका हो जाएगा। केवल यहाँ पर दूसरा गलत है। असत्य कौन सा है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 आज का 70 यानी 70, ये लास्ट सवाल है, इसको ले लीजिए। इसका विकल्प आप लोगों की नज़र में क्या होना चाहिए सही। पहले की अगर बात करते हैं विधि या कार्य प्रणाली, तो विधि और कार्य प्रणाली बेसिकली कारकों का विश्लेषण करता है, ठीक है, ये बात आपका सही है। प्रकारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं समूह समुदाय का अध्ययन में प्रकार देखने को हमें मिल जाता है। सूचना संकलन के अगर स्रोतों की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से सूचना स्रोतों का जो संकलन होता है वो इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है वो होता है। आधारभूत मान्यताएं क्या होती हैं, बेसिकली व्यवहार की मौलिक एकता होती है। पहले का 1 गया है, दूसरे का 4 गया है, तीसरे का 2 गया है और चौथे का 3 गया है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 जो विकल्प बनेगा 1 4 2 3, विकल्प नंबर थर्ड वाला ये आपका सही चला जाएगा, सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कूट को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा 71 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए 71 में, इस सवाल के आधार पे हम लोगों को क्या करना होगा, विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, सही हमें ढूंढना है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्नों की सूची बनाते हैं, कभी कभी दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। क्या ये बात सही है? हमें सही ढूंढना है, केवल हमें केवल सही ढूंढना है। क्या ये पॉइंट सही है? बोलिए भैया। यस, ये सही है, करेक्ट है। अनुसूचित तथ्यों को संकलन विधि कहते हैं, बिल्कुल यहाँ तक सही है। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण अनुसूची प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक होता है, ये भी बात सही है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तीनों ही विशेषताओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है, ये भी बात सही है। 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वही कूट आपका सही होगा। विकल्प बी आपका सही है, विकल्प बी सही है आपका। एक क्वेश्चन और देखिए 72 नंबर का, तुलनात्मक विधि के बारे में दिए गए जो है
कथन, उनको हमें क्या करना है, सही आइडेंटिफाई करना है। आवाज मेरी क्लियर है? जी जी। हाँ। एक लास्ट सवाल देख लीजिएगा यहाँ पे, 72 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या विकल्प आपके सही बनने चाहिए। देखिए पहला कहता है कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले समानताओं या असमानताओं की तुलना पर निष्कर्ष निकालना तुलनात्मक पद्धति होती है। ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, सामाजिक घटनाओं के बीच में पाए जाने वाली जो समानता है और असमानता है, कंपेयर के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं, ये बात सही है। यह एक ऐसी पद्धति और विधि है जिसमें विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करने के साथ ही उसकी व्याख्या और विश्लेषण भी होता है। बिल्कुल बात सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कहता है इस पद्धति के द्वारा एक से अधिक सामाजिक घटनाओं के मध्य जो है तुलना करके उसकी व्याख्या की जाती है, यानी ये भी सही है। 1 2 3 विकल्प ढूंढिएगा कोट, और यहाँ पर देखिए सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है यूनिट नंबर 3। यदि रिसर्च में कोई टॉपिक वगैरह पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को वो भी कल करवा दूंगा। कल हम लोग यूनिट नंबर 3 पॉइंट पर बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट होगा समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सामाजिक संरचना वगैरह वाले शब्द जो है देखा भी होगा, मैं आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है ना? जी सर। चलिए, तो आज के थैंक लिए यू बस सर। इतना ही।